नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 10 अगस्त सन 2026। आज 10 अगस्त को द्वादशी तिथि सुबह 8:01 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। सीएम सैनी ने युवाओं के साथ लगाई दौड़। महेंद्रगढ़ के नारनौल से दिया पूरे देश को नशे के खिलाफ बड़ा संदेश। हरियाणा में बिजली ठप होने का खतरा। आज रात से 3 दिन की हड़ताल। आमजन की बढ़ सकती है मुश्किलें। हरियाणा में मानसून सत्र बुलाने की तैयारी। 13 तारीख को कैबिनेट बैठक में लगेगी मुहर। कई विधेयकों पर होगी चर्चा। हरियाणा में गोबर कचरे व पराली से बनेगा ईंधन। किसानों की बढ़ेगी आय और युवाओं को मिलेगा रोजगार। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट। 20,000 जवान व 1,000 प्लस सीसीटीवी और ड्रोन से होने जा रही है निगरानी। दिव्यांग यात्रियों को रेलवे ने दिया बड़ा तोहफा। इस स्पेशल छूट का मिलेगा लाभ। हरियाणा में पटवारियों को सताने लगा डर। फसल सर्वेक्षण से पीछे हटाए अपने कदम। हिसार के एस्टेट अभ्यर्थियों के लिए बदला बायोमेट्रिक केंद्र। अब जाट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में होगी वेरिफिकेशन। 10 से 12 अगस्त तक है मौका। सिरसा विधायक के चैलेंज पर बृजेंद्र सिंह की प्रतिक्रिया। बोले, चैलेंज वाली बात नहीं, सिरसा में जल्द करूंगा कार्यक्रम। सिरसा में नशे को लेकर अभय सिंह चौटाला सख्त। एसपी को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया। बोले, कार्रवाई नहीं हुई तो पुलिस प्रशासन का विरोध करेंगे। मेट्रो से दिल्ली जा रहे हैं तो 9 से 16 अगस्त तक होगी कड़ी जांच। हाई अलर्ट पर है फरीदाबाद दिल्ली। ECHS अंबाला द्वारा चौकीदार, चपरासी, सफाई वाला, ड्राइवर, क्लर्क, फार्मासिस्ट पदों पर निकली भर्ती। फटाफट करें आवेदन। हरियाणा में 396 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता रद्द होने का खतरा बना। शिक्षा विभाग ने शुरू की सख्त कार्रवाई। जेएनजी आंदोलन के बाद पार्टियां रणनीति बदल रही हैं। साल 2027 में 7 राज्यों में चुनाव। 22% वोटर जेएनजी, 5% भी इधर उधर हुए तो सरकारें बदल सकती हैं। हरियाणा में 50 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में आएंगे 1500 करोड़ रुपए। आज इतने बजे मोबाइल पर आएगा मैसेज। हाइब्रिड ईवी कारें 1 अप्रैल 2027 से होने जा रही हैं सस्ती। पेट्रोल डीजल गाड़ियां महंगी मिलेंगी। ज्यादा प्रदूषण वाली कारों पर लगेगा जुर्माना। पीएम मोदी कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट से मिले। इंस्टा पर रील शेयर की। कहा, जो खेलेगा वो खिलेगा। भारत ने 39 मेडल जीते थे। और रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें महंगी होंगी। बिस्किट से लेकर साबुन, तेल, सबकी कीमतें बढ़ेंगी। कच्चे माल के दाम बढ़ना कारण। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मानसून की सक्रियता अभी बनी रहने वाली है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि प्रदेश में 10 अगस्त तक मानसून की हवाओं की सक्रियता अधिक रहने की संभावना है। इस दौरान कई क्षेत्रों में बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। पूर्वानुमान के मुताबिक 9 अगस्त और 10 अगस्त को प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। ऐसे में लोगों को मौसम में होने वाले अचानक बदलाव के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 11 और 12 अगस्त को मानसून की सक्रियता में कुछ कमी आने की संभावना है। मौसम विभाग ने किसानों और आम लोगों को आगामी दिनों को देखते हुए जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है। हरियाणा में महिलाओं और बुजुर्गों सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों में सोमवार यानी आज पेंशन, मानदेय और सहायता राशि डाली जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सुबह 10 बजे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दयालु, लाडो लक्ष्मी, हर घर हर गृहिणी और आवास योजना के लाभार्थियों के लिए अगली किस्त जारी करेंगे। मुख्यमंत्री 50 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी के माध्यम से 1500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डालने वाले हैं। इनमें दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 10वीं किस्त भी शामिल है। इसके अलावा गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली 5 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में सब्सिडी राशि भी डाली जाएगी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में रविवार को नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि स्वास्थ्य मंत्री आरती राव भी मौजूद रही। मैराथन में महेंद्रगढ़ के साथ प्रदेश के अन्य जिलों और दूसरे राज्यों से आए धावकों ने हिस्सा लिया। मैराथन में 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की दौड़ करवाई गई। दोनों वर्गों में विजेता लड़के और लड़कियों को अलग अलग पुरस्कार देकर मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। सरकारी और निजी स्कूलों के अभ्यर्थियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह
सैनी ने भी मैराथन में दौड़ लगाई। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री आरती राव, विधायक ओम प्रकाश यादव, विधायक कंवर सिंह, सांसद धर्मवीर सिंह, पूर्व विधायक अभय सिंह यादव और भाजपा जिला अध्यक्ष यतेंद्र यादव समेत कई अन्य नेतागण भी दौड़े। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैराथन का उद्देश्य हरियाणा को नशा मुक्त बनाना है। हजारों युवा इस संदेश के साथ दौड़ रहे हैं कि वे खुद नशा नहीं करेंगे और दूसरों को भी नशे से दूर रखेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घर घर तिरंगा अभियान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। यह अभियान 17 अगस्त तक पूरे हरियाणा में चलेगा। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर तिरंगा यात्रा समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हरियाणा में खरीफ फसलों की गिरदावरी का काम शुरू हो चुका है, लेकिन डिजिटल क्रॉप सर्वे को लेकर राजस्व पटवारियों ने सरकार के सामने कई गंभीर आपत्तियां रखी हैं। दी रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा ने भू अभिलेख विभाग के निदेशक को पत्र लिखकर डिजिटल क्रॉप सर्वे का काम निजी एजेंसी से करवाने की मांग की है। सर्वे के दौरान प्रत्येक खसरा नंबर पर करीब 10 मीटर दूर जाकर फसल की फोटो लेकर उसे अपलोड करना होता है। अगस्त में धान के खेतों में पानी भरा होने के कारण कर्मचारियों के लिए खेतों के अंदर पहुंचना मुश्किल है। बरसात के मौसम में खेतों में जहरीले सांप और अन्य जीव जंतुओं का खतरा भी बना रहता है। कई जगह कांटेदार झाड़ियां और बिजली की तारें भी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए परेशानी पैदा कर सकती हैं। एसोसिएशन ने बताया कि 1 अगस्त से सभी पटवारियों की ड्यूटी जनगणना में भी लगाई गई है। ऐसे में निर्धारित समय के भीतर डिजिटल क्रॉप सर्वे पूरा करना मुश्किल होगा। पटवारियों का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों और नियमों में जरूरी बदलाव किए बिना डिजिटल क्रॉप सर्वे करवाना व्यवहारिक नहीं है। सरकार से मांग की गई है कि अन्य राज्यों की तर्ज पर डिजिटल क्रॉप सर्वे का जिम्मा निजी एजेंसी को दिया जाए। स्वतंत्रता दिवस को लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने 20,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की तैयारी की है। सुरक्षा व्यवस्था में अंडर व्हीकल सर्विलांस सिस्टम, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम और स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरों जैसी हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। लाल किले और आसपास के इलाकों में 1,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही है। वहीं पुलिस ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम और चेहरे की पहचान तकनीक की मदद से आयोजन स्थल और संवेदनशील क्षेत्रों पर भी नजर रखेगी। भीड़ की संख्या पर नजर रखने के लिए हेड काउंट कैमरों के साथ 200 से अधिक बॉडी वार्न कैमरे भी लगाए जाएंगे। संदिग्ध या फिर लावारिस वस्तुओं की पहचान करने वाले उपकरण भी सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा होंगे। वहीं प्रतिबंधित क्षेत्रों में घुसपैठ का पता लगाने के लिए विशेष कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही लाल किले के आसपास ऊंची इमारतों पर स्नाइपर और छतों पर निगरानी दल तैनात किए जाएंगे। दिल्ली में 2 से 16 अगस्त तक पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर, यूएवी, ड्रोन, हॉट एयर बैलून और अन्य रिमोट से संचालित हवाई उपकरणों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा। हरियाणा में शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई कानून के तहत सीटों की घोषणा और स्कूलों की मान्यता को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में आरटीई सीटों की घोषणा नहीं करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभागीय पत्रों के अनुसार कुल मिलाकर 396 निजी यानी प्राइवेट स्कूलों के मामले कार्रवाई के दायरे में आए हैं। इनमें से एक पत्र में 269 स्कूलों के मान्यता संबंधी दस्तावेज जिला स्तरीय कमेटी द्वारा रिजेक्ट किए जाने का उल्लेख है, जबकि दूसरे पत्र में 127 स्कूलों के दस्तावेज खारिज किए जाने की भी जानकारी दी गई है। मौलिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देशों में कहा गया है कि रिजेक्ट किए गए स्कूलों की वास्तविक स्थिति की दोबारा से पुष्टि करवाई जाए। अब विभाग इन सभी मामलों में वास्तविक स्थिति स्पष्ट कराने में जुटा है। शिक्षा विभाग ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को 11 अगस्त तक रिपोर्ट भेजने के निर्देश जारी कर दिए हैं। हरियाणा में पिछले 4 दिन से नगर पालिकाओं और दमकल विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल से परेशान आमजन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। निजी बिजली कंपनियों को लाइसेंस, एग्री डिस्कॉम और स्मार्ट मीटरिंग के खिलाफ मुखर बिजली कर्मचारी और अभियंता सोमवार रात से 3 दिन की हड़ताल पर चले जाएंगे। ऐसे में सफाई व्यवस्था से बदहाल आमजन को अब बिजली की आपूर्ति में बाधा भी झेलनी पड़ सकती है। ऊर्जा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव आसिमा बराड़ की अध्यक्षता में रविवार को शक्ति भवन में हुई हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर्स संयुक्त संघर्ष मोर्चा और प्रबंधन की वार्ता विफल हो गई है। वार्ता मोर्चा नेताओं ने आरोप लगाया है कि निगम प्रबंधन ने कहा है कि पैरेलल लाइसेंस, एग्री डिस्कॉम व स्मार्ट मीटरिंग पर कोई आश्वासन नहीं दे सकते। ठेका कर्मियों को पक्का करने, समान काम समान वेतन, जोखिम भत्ता देने, एक्स ग्रेशिया रोजगार स्कीम में लगाई गई शर्तों को हटाने व अन्य मांगों पर भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सब मांगे सरकार के स्तर की हैं। सरकार ही इन पर विचार करेगी। इसलिए मोर्चा के पास 3 दिवसीय हड़ताल पर जाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।
हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र बुलाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 13 अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है, जिसमें मानसून की तिथि पर मोहर लगेगी। पिछले कैबिनेट बैठक में अटके 4 प्रस्तावों पर भी अगली बैठक में चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा विधानसभा में पारित किए जाने वाले विधेयकों के प्रारूप को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। इससे पहले बता दें कि 28 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, जिसमें रखे गए 26 प्रस्तावों में से 22 को मंजूरी मिल गई थी। बैठक में जो 4 प्रस्ताव टालने पड़े, उनमें शामिल एजेंडा नंबर 17 अंबाला कैंट की फ्री होल्ड पॉलिसी से जुड़ा था। बिजली, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज के विरोध के चलते यह प्रस्ताव अगली बैठक के लिए टालना पड़ा। अनिल विज ने पॉलिसी के जिन बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज करवाई है, उन्हें दुरुस्त करते हुए प्रस्ताव को फिर से कैबिनेट के समक्ष रखा जा सकता है। हरियाणा में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए प्रदेश सरकार गोबर, कचरे और फसल अवशेषों से ईंधन बनाने की नीति पर आगे बढ़ चली है। जल्द ही नई संपीड़ित बायोगैस यानी सीबीजी नीति लागू करने की तैयारी है, जिसमें सीबीजी प्लांट लगाने के लिए लीज पर पंचायत भूमि, 40 करोड़ रुपए तक की पूंजी सहायता और 20 वर्ष तक बिजली शुल्क की प्रतिपूर्ति सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रदेश में वर्तमान में 11 बायोगैस प्लांट संचालित हैं, जबकि 6 और प्लांट जल्द ही खुलेंगे। अगले कुछ वर्षों में 100 प्लांट लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। ऊर्जा विभाग के आयुक्त एवं सचिव आसिमा बराड़ ने नई नीति का ड्राफ्ट जारी करते हुए 15 दिनों में हितधारकों से आपत्तियां और सुझाव भी मांगे हैं। सीबीजी प्लांट लगाने के इच्छुक उद्यमियों, किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओ, सहकारी समितियों, डेयरियों और गौशालाओं को न केवल पहले 5 वर्षों तक 2 रुपए प्रति यूनिट बिजली सहायता दी जाएगी, बल्कि विभिन्न करों में छूट के साथ भूमि उपयोग परिवर्तन यानी सीएलयू से भी राहत दी जाएगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी एचकेआरएन के तहत पदों पर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। एचकेआरएन के माध्यम से 180 पुरुषों के पदों के लिए 12 अगस्त तक आवेदन मांगे गए हैं। एचकेआरएन के अनुसार सहायक कारपेंटर के 20, सहायक मिस्त्री के 30, सिविल हेल्पर के 80 और लिफ्ट इंस्टॉलर तकनीशियन के 50 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्ती अभियान भारतीय श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर देगा। आवेदक को अपने क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए। साथ ही आवेदक के लिए 20 वर्ष से लेकर 38 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है। मासिक वेतन यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात के अनुसार मिलेगा। ट्रेनों में सफर करने वाले दिव्यांग यात्रियों के लिए रेलवे ने नई सुविधा बहाल की है। अब यूडीआईडी कार्ड धारक दिव्यांग उपनगरीय और पैसेंजर ट्रेनों के दिव्यांग कोच में भी यात्रा कर सकेंगे। रेलवे ने यह सुविधा पहले मेल एक्सप्रेस ट्रेनों तक सीमित रखी थी, जिसे अब पैसेंजर ट्रेनों तक आगे बढ़ा दिया गया है। अप्रैल से मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के एसएलआरडी और एलएसएलआरडी कोच में यूडीआईडी कार्ड के साथ यात्रा की अनुमति दी गई थी। अब इसका विस्तार उपनगरीय और साधारण पैसेंजर ट्रेनों में भी कर दिया गया है। यात्रा के दौरान दिव्यांग यात्रियों को यूडीआईडी कार्ड या फिर रेलवे से जारी दिव्यांग कार्ड अथवा रिहायशी प्रमाण पत्र साथ रखना होगा। यदि यात्री के पास रिहायशी प्रमाण पत्र नहीं है तो यूडीआईडी कार्ड धारक को पूरा टिकट लेना होगा। इससे पहले इसी साल 31 जनवरी से दिव्यांग यात्री के साथ सफर करने वाले सहायक का नाम बदलने की सुविधा भी बहाल की जा चुकी है। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ईसीएचएस अंबाला द्वारा चौकीदार, चपरासी, सफाई वाला, ड्राइवर, क्लर्क, फार्मासिस्ट व अन्य कुल मिलाकर 53 पदों पर संविदा भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्यता की बात करें तो 8वीं स्नातक व डिप्लोमा धारक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पुरुष व महिला दोनों के लिए आवेदन ओपन है। आवेदन ऑफलाइन माध्यम या डाक द्वारा निःशुल्क किया जा सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 अगस्त है। चौकीदार व चपरासी के पदों के लिए आवेदक 8वीं पास होना चाहिए, तो वहीं सफाई वाला के लिए आवेदक को केवल पढ़ना लिखना आना चाहिए। वहीं क्लर्क व डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्नातक पास जरूरी है। वहीं ड्राइवर की भर्ती के लिए 8वीं पास होना चाहिए। इन सभी पदों के लिए किसी से भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु विभिन्न पोस्टों के अनुसार 53 वर्ष तय की गई है। अभ्यर्थियों या उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले 28 जुलाई के इंडियन एक्सप्रेस चंडीगढ़ में प्रकाशित आधिकारिक विज्ञापन को जरूर से देख लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर प्लेयर्स के साथ एक रील भी शेयर की। 32 सेकंड की इस रील में वे गोल्ड मेडलिस्ट मुक्केबाज साक्षी चौधरी और अन्य प्लेयर्स के साथ नजर आए। इसमें प्रधानमंत्री ने कहा, जो खेलेगा वो खिलेगा। उन्होंने आगे कहा, ऑलवेज चीयर फॉर भारत, भारत माता की जय। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज समेत कुल मिलाकर 39 मेडल जीते हैं। भारत मेडल टैली में चौथे स्थान
स्थान पर रहा। भारत के 39 पदकों में सबसे बड़ा योगदान बॉक्सिंग का रहा। मुक्केबाजों ने 7 गोल्ड और 3 सिल्वर समेत कुल मिलाकर 10 मेडल जीते, यानी हर 4 में से 1 मेडल बॉक्सिंग से आया है। वहीं एथलेटिक्स में 10 मेडल आए हैं, जिनमें गोल्ड नहीं मिला है। वहीं वेट लिफ्टिंग से बात करें तो 8, पैरा एथलेटिक्स से 6, जूडो से 4 और पैरा पावर लिफ्टिंग से 1 मेडल मिला। कुल मिलाकर 39 में से 37 पदक सिर्फ 5 खेलों से आए हैं। अगले साल 7 राज्यों यानी उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनाव में जेएनजी यानी 18 से 29 साल के मतदाता अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसके पीछे 2 बड़ी वजह हैं। पहली, जुलाई में दिल्ली में हुआ जेएनजी आंदोलन, जिसने युवाओं के राजनीतिक रुझान को लेकर नई बहस छेड़ी। दूसरी, बिहार की बांकीपुर और मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव के चौंकाने वाले नतीजे, जिनसे युवाओं की चुनावी भूमिका पर चर्चा तेज हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार बात करें तो चुनावी समीकरण में महिला, पिछड़ा, किसान और दलित जैसे वर्गों के साथ अब जेएनजी भी एक अहम वोटर ग्रुप बनता जा रहा है। इन 7 चुनावी राज्यों में तकरीबन 22% मतदाता यानी 18 से 29 साल की उम्र के हैं। ऐसे में युवा वोट किसी भी पार्टी के चुनावी समीकरण को बदल सकता है। चुनाव वाले 7 राज्यों में अगर पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखें तो कुल मिलाकर 940 सीटों में से 257 सीटें यानी 27% सीटें ऐसी थी जहां जीत का अंतर केवल 5% या फिर उससे भी कम था। इस आधार पर कह सकते हैं कि अगर 22% जेएनजी वोटर्स में से 5% भी एकजुट होकर किसी भी पार्टी के पाले में चले गए तो इन राज्यों में चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल सकते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक दल अब अपनी पूरी रणनीति जेएनजी वोटर्स के इर्द गिर्द बुनने में लग गए हैं। भाजपा, कांग्रेस और सपा ने इसकी मुहिम शुरू भी कर दी है। देश में जल्द ही रोजाना इस्तेमाल होने वाले सामान यानी एफएमसीजी प्रोडक्ट के दाम बढ़ सकते हैं। जियोपॉलिटिकल तनाव के कारण कच्चे माल की लागत यानी इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए देश की प्रमुख एफएमसीजी कंपनियां चालू यानी सितंबर तिमाही में अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। इससे पहले पिछली यानी अप्रैल-जून तिमाहियों में कंपनियों ने औसतन 2 से 5% तक दाम बढ़ाए थे। इस तिमाही यानी जुलाई से सितंबर में कंपनियां सीधे तौर पर रेट बढ़ाने के अलावा श्रिंकफ्लेशन का सहारा ले रही है, यानी सामान की कीमत वही रहेगी लेकिन पैकेट में उसकी मात्रा यानी वजन कम कर दिया जाएगा। कंपनियों का कहना है कि पाम ऑयल, चीनी और क्रूड ऑयल के दामों में उतार चढ़ाव से मार्जिन पर दबाव बढ़ रहा है। भारत में प्रमुख एफएमसीजी कंपनियां जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी HUL, ITC, नेस्ले, डाबर, ब्रिटानिया आदि इन प्रोडक्ट्स में सक्रिय रही हैं। एफएमसीजी वे रोजमर्रा के उपभोक्ता सामान होते हैं जो जल्दी बिकते हैं और खर्च हो जाते हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।